देखो चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अभी अभी चैप्टर देखो मेनली तो पूरा फैक्ट है। ठीक है कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इसका मतलब समझ लेंगे। तो अपन इसको ना दो अ, इसमें रटने का रहेगा कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। मैं मतलब समझा तो फिर वो वर्ड याद होना चाहिए, और स्पेलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, सारा केस स्पेलिंग्स का ही है। ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो उनकी स्पेलिंग वैसी ही वैसी होनी चाहिए। तो इसमें एफर्ट हो जाता, इसमें एक ही तरीका है, लिख लिख के याद करो तो माइंड में फिट हो जाएगा। आपने 4 पॉइंट याद कर लिए, इसका मतलब समझ लिए। देखो बहुत बात ऐसा होगा कि आप बहुत सारे पॉइंट तो याद हो जाएंगे, पर कुछ पॉइंट ऐसे होते थे याद नहीं होता है। तो दो याद कर लिए, 2 बार लिख दिए, हो गया माइंड फिट। एक बार लिख दोगे तो माइंड फिट हो जाएगा, स्पेलिंग भी फिट हो जाएगी। अगर मार्क्स इसमें कट होने देना नहीं चाहते हो तो ठीक है, वरना फिर स्पेलिंग भर भर के गलत होगी और फिर स्पेलिंग मिस्टेक तो पूरी लाइन का मीनिंग चेंज हो जाएगा और रॉन्ग। ठीक है ना। तो देखो अभी हमारे नाम के चैप्टर का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो अब हमारे अर्थ पे बहुत तरह के जिंदा चीजें रहती है, जिसमें एनिमल आते हैं हम। ठीक है, प्लांट, बैक्टीरिया, वायरस। सही है। अब देखो इनमें भी अगर हम बात करें जानवर की तो उसमें कितनी वैरायटी है, शेर, चीता, इंसान, है ना, गधा, घोड़ा। सही है। फिर लेपर्ड, हाइना, एलिफेंट, राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस। सही है। ये तो मैंने बहुत कम नाम बताया, बहुत सारे ऐसे जानवर है कि नहीं है? अब मंकी लोग हैं तो बंदर में बहुत सारी वैरायटी है कि नहीं है? अरे भाई वैरायटी है कि नहीं है? तो क्या आपको कुछ देखो, अगर मैं सिर्फ एनिमल्स की बात करूं, जानवरों की, हाँ, एनिमल्स की, तो कितने तरह के अलग अलग एनिमल्स हमको अर्थ पे देखने को मिलते हैं? तो आंसर है 8.7 मिलियन तरह के तो एनिमल्स है। इतनी तरह के एनिमल्स, इतना नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये स्पीशीज है। इसमें से एक इंसान है, टाइप, एक घोड़ा, ऐसे कितने एनिमल्स है? अलग अलग प्रजाति बोल रहा हूं मैं, ये पूरी प्रजाति है। टाइप्स, अलग इतने टाइप्स के मिलियन। अब देखो इसको नंबर में, हाँ हाँ, तो 8 मिलियन मतलब 800 लाख। एक पॉइंट आएगा तो 5 तो 4 जीरो आ जाएंगे। सो 8,70,000 तरह के जानवर है। 8, उनका नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, इंसान एक स्पीसीज, समझ गए? घोड़े में वैरायटी होगी तो उनमें से वो एक स्पीसीज, ऊंट एक स्पीसीज, ऐसे कितनी स्पीसीज है? 8 लाख। और ये तो सिर्फ जो हम खोज पाए हैं, और भी हो सकते हैं जो भी खोजे नहीं गए होंगे। थोड़ी पूरा हमने अर्थ घूम लिया, जो उसको थोड़ी जंगलों में भी आखिर में ज्यादातर जंगलों में मिलते हैं। बस समझ आ रही है ना? सर जैसे कि बंदर होता है, और उसने हमने कहा कि बहुत सारे स्पीशीज हो अलग अलग टाइप की उसमें बंदर में, तो वो सारे गिनेंगे या बस अकेला एक बंदर ही गिनेंगे? नहीं, एक पूरा एक बंदर का ग्रुप एक स्पीसीज में एक गिना जाएगा। हम सब इंसान एक स्पीसीज गिने जाएंगे, मतलब कोई भी टाइप, एक प्रजाति। समझे ना क्या बोल रहा हूँ? समझे? इस प्रजाति बोल रहा हूँ, इंसान एक प्रजाति है। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं बर्ड्स, अपने इसकी बात करूं, अपने प्लांट्स की बात करूं, ठीक है, तो प्लांट में देखो, प्लांट में अभी जो लेटेस्ट जो ये डेटा दिखा रहा है, इसमें आ रहा है आपके ये भी रफली 8 या 9 मिलियन के आसपास आ रहा है, 8 to 9 मिलियन के आसपास। मतलब 8 लाख 9 लाख के आसपास तो प्लांट की स्पीसीज है। नीम एक स्पीसीज, मिलियन मतलब 5 जीरो। ठीक है ना, जो भी नंबर उस पर 5 जीरो इंटू इंटू 5 जीरो कर देने का, 1 लाख इंटू 1 लाख कर, इंटू 1 लाख कर देने का।
तो अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास प्लांट की स्पीसीज है। ठीक है, अगर मैं देखो बैक्टीरिया की बात करूँ, उसमें से कोरोना भी आ जाएगा। देखो अगर मैं सिर्फ बात करूँ बैक्टीरिया की, ठीक है ना, तो कितनी स्पीसीज बैक्टीरिया की जो हमने डिस्कवर की, ओके। एक चीजें टाइम में तो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, वायरस, सब हाँ उनकी कितनी स्पीसीज पता है? 10⁻12 के आसपास। ओ बाबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी स्पीसीज होगी बैक्टीरिया की? तो सबसे ज्यादा है 1 लाख करोड़ स्पीसीज तो बैक्टीरिया, वायरस, इन्हीं की स्पीसीज है। मैं इनके नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानों का नंबर तो बहुत ज्यादा होगा। हमारे भारत में 130 करोड़ इंसान है, सब इंसान मिला के एक स्पीसीज कहलाता है, समझ रहे हो? तो आप देखो, इंसान अलग है, उसका बॉडी का शेप, साइज, अंदर का सिस्टम अलग है। घोड़ा भी एनिमल ही है, उसका भी शेप साइज अलग है, उसका सिस्टम अलग काम करता है, हाँ क्या ना? हमें कितना अंतर है, सही बात है। अब आप समझो, हम इस चैप्टर में करना क्या चाहते हैं? हम इस चैप्टर में चीजों को गोठवना चाहते हैं। जैसे कि आपके घर पे आप सामान लेके आए, ठीक है, किराने का सामान लेके आए, मिर्ची, चीनी, है ना, चाय पत्ती, मसाले, आपने सब एक ही डब्बे मिक्स कर दिए सारे। एक वो तरीका है गोठवने का, है ना? क्या वो तरीका सही है? नहीं, कल फिर चीनी जीत क्या करोगे? समझ गए? एक वो तरीका जमाने का। एक तरीका कौन सा होता है? जैसे कि आपने एक डब्बे में चीनी रखी, एक डब्बे में नमक रखा, एक डब्बे में मसाले रखे, समझ रहे हो ना? उससे क्या होता है, उसको समझना, उसके काम लेना आसान होता है कि नहीं होता है? अगर आप डीमार्ट में जाओगे तो साबुन, साबुन में भी एक तरफ लक्स के साबुन होंगे, एक तरफ लाइफ बॉय, गोदरेज, जो भी साबुन आते हैं, है ना, डव, पियर्स, संतूर वाले साबुन, मेडिमेक्स है ना, मेडिमिक्स हो गया, पतंजलि के हो गए, सही है ना? तो उससे देखो, जब हम चीजों को सही से जमाते हैं ना, तो उनसे काम निकालना, उनको समझना आसान होता है कि नहीं होता है? अब देखो, आप सोचो, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बैक्टीरिया, इतने तरह के बैक्टीरिया, 1 लाख करोड़ तरह के बैक्टीरिया, ठीक है, अलग, और हर बैक्टीरिया अलग होगा। अब इनमें से बहुत से बैक्टीरिया से हमको बीमारी होती है, हर बैक्टीरिया को मारने के लिए दवाई अलग होती है। बात समझ में आ रही है आपको? हर बैक्टीरिया अलग है, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ क्या ना? समझ रहे हो? अब देखो, अगर मैं सिर्फ इंसानों की बात करूं तो भारत के अंदर कितने इंसान है? 130 करोड़ इंसान है ना? अब 140 पहुंच गए, 135 पहुंचे, बहुत जल्दी 140 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 130 करोड़, तो कैसे पता चलता है इतना? काउंटिंग होती है, हर 10 साल में एक काउंटिंग होती है, इसलिए वो आधार कार्ड बनाया सिर्फ इतने ही। भारत देखो, ये भारत में, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत और ज्यादा है, 8 to 9 मिलियन पीपल होंगे, बिलियन, सॉरी। तो कहने का अर्थ ये है, आप समझो, देखो हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि जितने भी इंसान हैं, उन सबका सिस्टम तो एक काम तो जैसे करता है ना, हमारा सबका सिस्टम, नाक है, दिल है, हड्डियां हैं, सही है, और हाँ क्या ना? तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो इंसान होंगे उनको एक रखेंगे स्पीसीज में, बात समझ में आ गई, और उनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। तो किसी एक इंसान की चीराफाड़ी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, हाँ इसके अंदर दिल है, ये है, सब में सभी इंसानों वही होगा। और यहाँ के ना, क्या ये पॉसिबल है कि डॉक्टर हर इंसान को फाड़ के देखेगी वो उसके अंदर सिस्टम कैसा है? ये पॉसिबल भी नहीं है ये, और सही भी नहीं हो, क्योंकि आखिर में हम सभी इंसानों में तो सिस्टम कॉमन ही, इसमें से इंसान की बात कर रहा हूँ। और यहाँ के ना, तो हम एक इंसान को समझ लें तो हमको सारे इंसान समझ में आ गए ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिमिलरली घोड़ा, सारे घोड़ों की चीरा फाड़ के देखना अच्छा है कि एक घोड़े को फाड़ फाड़ के देख लो, एक को देख लो, है ना, उसके अंदर सिस्टम होगा, सभी घोड़ों में सिस्टम होगा, समझ रहे हो? है ना? मान लो कि कोरोना का वायरस है, ठीक है, तो अब ऐसे तो बहुत कितने सारे वायरस घूम रहे चारों तरफ, तो ये सबको पकड़ के चेक करेंगे क्या? नहीं, एक वायरस को पकड़ेंगे, उसको चेक करेंगे, है ना, कि भाई वो किससे मरता है, तो सभी उससे मरेंगे, समझे कि नहीं समझे? तो हम इस चैप्टर क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में जो अलग अलग स्पीसीज है, उन सभी में कुछ कॉमन चीजें लिखेंगे, कॉमन चीज है, उन कॉमन चीजों को देख के उनको एक ग्रुप में रख देंगे। उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि उनमें कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ चीजें कॉमन है, तो उनको पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि इंसानों को हमने रखा एक कैटेगरी में, तो एक को पढ़ लिया तो सबको पढ़ लिया, बात समझ में आ रही है? वरना आप एक एक को पढ़ने जाओगे फिर तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, सही बात है ना? वो तरीका सही भी नहीं है, फालतू, वो फालतू मेहनत होगी, होगी कि नहीं होगी?
तो अभी चैप्टर में करेंगे क्या, जो जो जीव एक जैसे होंगे, बॉडी का सिस्टम का एक जैसा होगा, उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। फिर जो थोड़े अलग होंगे उनके लिए अलग कैटेगरी बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? वो जो इनसे अलग होंगे उनको थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रखेंगे। समझ गए? हमको चैप्टर में वो करना है, अलग अलग कैटेगरी में जीवों को बांटना है, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, तो हम उनके बॉडी को देखेंगे, तो उनकी बॉडी में ओके नाक है कि नहीं है, कान है कि नहीं है, हड्डियां है कि नहीं है, समझे कि नहीं समझे। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और उसके बेसिस पे उसके अंदर बॉडी के अंदर सेल कितने हैं। पता है हमने पढ़ा था, कुछ सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, कुछ के अंदर न्यूक्लियस, कुछ के न्यूक्लियस के ऊपर दीवार होती है, वॉल, और किसके न्यूक्लियर वॉल नहीं होती है। प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। तो ये फर्क आया कि नहीं है सेल में। तो ऐसे हम फर्क को समझेंगे, बात समझ में आई ना। और इन फर्क को समझ के प्लांट को अलग करेंगे, एनिमल को अलग करेंगे। भाई प्लांट अलग है, उनमें सेल वॉल होती है, एनिमल अलग है, सेल वॉल नहीं होती है। बात समझ में आई। तो हम अलग अलग कैरेक्टर पढ़ के स्पीशीज को अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई। अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर, पहले तो आप इस चैप्टर का क्या मकसद क्या समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मकसद ये, ओके। कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, जो मेन चैप्टर चालू होता है ना, वो आपके नोट्स में जो पेज नंबर 4 है वहां चालू होता है मेन। भाई वहां से हमको पढ़ना है। और जो पेज नंबर 3 तक है ना, वो स्टार्टिंग की कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो पहले वो समझ लेते हैं। तो पेज नंबर 1 खोलोगे नोट्स का, तो उसमें आप पहला आएगा डाइवर्सिटी। क्या आएगा? डाइवर्सिटी। सही है। डाइवर्सिटी में क्या होता है पता है? जैसे कि हम सब इंसान हैं, पर हम सब अलग अलग है, हमारी सोच अलग, सही है, पसंद अलग हमारी, है ना। सबको अलग कोई गेम पसंद होगा, किसी को कोई अलग किताब पसंद होगी, कोई अलग सब्जेक्ट पसंद होगा आपको, सही है। तो हमें कितनी वैरायटी है, वैरायटी है क्या नहीं है, समझ गए। ऐसे ही तो सोचो, अभी मैंने जानवर लिखे, कितनी स्पीसीज थी, उनमें भी कितनी खूब वैरायटी है कि नहीं है, बहुत सारी वैरायटी है ना। अरे यस और नो, है कि नहीं था बताओ। Yes, बस तो ये जो है ना, ये जो वैरायटी है, इसे बोलते हैं डाइवर्सिटी। ये जो वैरायटी से क्या बोलते हैं हम? डाइवर्सिटी। इतने तरह के जीव है, तो क्या बोलेंगे, मान लो कि किसी एरिया में सिर्फ 3-4 तरह के जानवर मिलते हैं, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे डाइवर्सिटी कम है, मतलब अलग अलग जानवर कम रहते हैं। किसी की जगह वहां पर मान लो को 120 तरह के जानवर मिले, है ना, तो क्या बोलेंगे, वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे। एक देश है जिसमें सारे सिर्फ हिंदू रहते हैं, वहां डाइवर्सिटी कम है। एक देश जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं, थोड़ी डाइवर्सिटी ज्यादा है। एक देश जिसमें हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों रहते हैं, वहां पर डाइवर्सिटी और ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे। तो डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ही वो जो एरिया होगा वो क्या होगा, डाइवर्स होगा, अलग अलग होगा। समझे कि नहीं समझे। अरे हाँ के ना। तो ये है मीनिंग डाइवर्सिटी का, द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड बैक्टीरिया एंड वायरस अराउंड अस फॉर्म्स द डाइवर्सिटी। जो वैरायटी है ना, उनकी कितनी वैरायटी है। और ये तो सिर्फ खोजे गए वो है, अभी तो बहुत खोजे भी नहीं गए, कि हर जगह साइंटिस्ट पहुंच भी सकते नहीं है, ऐसे ऐसे जंगल जहाँ अंदर घुसना ही मुश्किल है। समझ गए। तो बहुत कुछ अभी तो हिमालय, हमारे हिमालय के पहाड़ है, हिमालय पहाड़ कौन घूमा है पूरा, हम हम थोड़ी पूरे पहाड़ घूम सकते, वो तो बहुत भयंकर इलाका है भाई। कुछ इलाकों में जहाँ इंसान का जाना पॉसिबल है वहीं जाते हैं इंसान। बाकी ऐसे बहुत से जानवर है जो वहां के जो जो लोग रहते हैं ना हिमालय के आसपास, हम बोलते हैं कि एक यति नाम का एक जानवर है। अब और सिर्फ वो की मिथिकल नहीं है, उसके पांव के सबूत मिले हुए हैं। अब देखा गया नहीं है, वो तो कोई एक जानवर है जो हमने देखा नहीं है। ऐसे कितने जानवर हिमालय में होंगे। बात समझ में आ रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे बहुत तरह के वैरायटी हमारे ज्यादा मौजूद है, समझ गए। और हमें इसी वैरायटी को समझना। बात समझ में आ गई। तो डाइवर्सिटी मतलब द वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट अराउंड अस, ठीक, द वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जो वैरायटी है, वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस इज नोन एज डाइवर्सिटी। समझ गए। जो वैरायटी है उसकी, वैरायटी बहुत ज्यादा है, सही है, ठीक है।
अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब मान लो कि हम पाकिस्तान में गए, मान ले लेट अस सपोज, हाँ पाकिस्तान में गए, वहां पे कितने धर्म के लोग रहते हैं? ऑलमोस्ट सारे सारे मुस्लिम, मोस्टली सब मुस्लिम ही, वहां पे इतनी वैरायटी नहीं है। सही है। तो जहां जिस इलाके में जितनी ज्यादा वैरायटी होगी हम बोलेंगे कि वो उतना ही बायोडाइवर्स है। डाइवर्स मतलब डाइवर्सिटी होता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ के ना, जैसे कि मान लो कि मैं बोलूं कि आपको गांधीनगर की ढूंढनी है बायोडाइवर्सिटी, तो आप गांधीनगर में देखो कि कितने तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, कितने तरह के यहाँ पे जानवर मिलते हैं, कितने तरह के यहाँ पे पक्षी रहते हैं, कितने तरह के यहाँ पे आपको बैक्टीरिया मिलते हैं, कितने तरह के आपको यहाँ पे इंसान, इंसान तो एक तरह का ही होगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, ओके, वो ये जो वैरायटी है, किसी किसी एरिया में जितने वैरायटी के जानवर रहते हैं, वो क्या कहलाएगा? वो उस इलाके का बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे कि मान लो किसी जंगल में सिर्फ हाथी और घोड़े ही मिलते हैं, बस और कोई नहीं मिलता। ठीक है, इमेजिन करो, एग्जाम्पल के दे रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? उसकी बायोडाइवर्सिटी में केवल 2 जानवर आते हैं, 2 स्पीसीज आती है। समझ गए? इस जंगल में मान लो कि 5 तरह के पेड़ है, 3 तरह के जानवर रहते हैं, बस और कुछ नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई वायरस नहीं, कुछ नहीं है। तो क्या बोलेंगे? वहां की बायोडाइवर्सिटी कौन कौन है? वो 5 पेड़ और 3 जानवर, 3 स्पीसीज के जानवर। बस समझ में आ गई? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? दी वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन अ एरिया, किसी एरिया में जो वेराइटी है एनिमल प्लांट की, वो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। तो क्या हम बायोडाइवर्सिटी ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। आप जाके खोजो कि कितने तरह के जानवर है, कितने तरह के प्लांट है, कितने तरह के बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया के वो बेटा फिर ढूंढने पड़ेंगे माइक्रोस्कोप से, हाँ उसे दिखेंगे नहीं। ठीक है। सो जो वैरायटी है, आई is known as उसके आगे आई है कोमा। कोमा है। यकी है वो लोग तो यूज क्या ये भाई, ये क्लियर है? ठीक है। तो जितने तरह के जानवर मिले, तो अगर बहुत ज्यादा स्पीसीज रहती है किसी इलाके में, तो क्या बोलेंगे? वहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कम रहती है, क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। समझ गए? इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है कि क्यों हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रखें। क्या नीड है क्लासिफिकेशन की? देखो नेक्स्ट टॉपिक देखोगे तो लिखा हुआ है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैं नीड समझ गया आप, जरूरी क्यों है? क्योंकि इतनी वैरायटी है, सबको एक एक को खोल के पढ़ोगे तो फिर तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, है ना? तो हम क्या करेंगे? एक सबकी बना देंगे कैटेगरी। ये कैटेगरी इंसान होगी, एक को समझेंगे तो समझ में आ गया। समझे कि नहीं समझे? अरे ये छोड़ नो। यस सर। अभी आप जब बचपन में सीखते हो प्लस माइनस, तो क्या दुनिया के जितने नंबर है सब प्लस कर लिए क्या? आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं बस, सही बात है ना? आपको जो जो तरीका वो सिखा देते हैं, सही है? फिर वो सब पे लागू करो सेम वे। अभी हमें वही करना है, क्योंकि इतनी वैरायटी है। इतने वैरायटी देखो, एक तो इतनी ज्यादा वैरायटी, ठीक है, और उस वैरायटी में भी इतना ज्यादा नंबर, जैसे इंसान है तो इंसान एक स्पीसीज हुआ, पर इंसान भी कितने हैं? 9 मिलियन के आसपास, 9 बिलियन के आसपास। सॉरी, अब हर एक को पढ़ना मुश्किल है ना? बैक्टीरिया लोग हैं तो उनका वो तो तरबो तरबो ट्रिलियंस में होंगे, और थोड़ी सबको पढ़ने जाएंगे यार। समझ गया? तो इसलिए क्लासिफिकेशन हमको चाहिए, ताकि हम चीजों को सही से समझ सके। तो क्या लिखा है उसमें? बिकॉज ऑफ द ह्यूज डाइवर्सिटी इन द लिविंग बीइंग it become very difficult task to study each of them one by one। सही बात है ना? हर एक को पढ़ेंगे वन बाय वन तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। टू मेक देयर स्टडी इजियर, ताकि उनको पढ़ना समझना आसान हो जाए, एनिमल एंड प्लांट आर कैटेगराइज्ड इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। समझ गए ना? इसलिए हम लोग क्या बना दिए? कैटेगरी बना दिए।
कोई दिक्कत नहीं है उनकी पढ़ाई को इजी बनाने के लिए। अब लोग सर हम उनकी पढ़ाई इजी क्यों बनानी है, हमें क्या पढ़ा है सर? सही बात है ना भाई, हमें क्या पढ़ा है? हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो कोरोना वायरस आया, अगर साइंटिस्ट लोगों को वायरस को पढ़ना समझना नहीं आता होता, उसके अंदर सिस्टम क्या है, तो दवाई कैसे बनती? आपको मालूम ही नहीं कि वो दुश्मन कैसा था, उसको हराओगे कैसे? समझ रहे हो? तो यहाँ के ना कोई दिक्कत है क्या? जैसे कि मैं समझाता हूँ, अगर आप अपने पास हमने 9 की बुक 10 की बुक पढ़ ली मैथ्स की, अब हम कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे। मान लो कि पेपर आईआईटी लेवल का आ गया, तो लेवल भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो वो लेवल ये जरूरी होता है इतने। अब हम जो रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दवाइयाँ है, कोई प्लांट जहरीले भी होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सा जहरीला है, कौन सा खराब है, कौन सा काम का है, तो उससे हम ये दवाइयाँ खाना कैसे लेंगे फिर? समझ रहे हो? सेम वे जानवर भी। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे आसपास की हर चीज से हम जुड़े हो, और आसपास की हर चीज हमसे भी जुड़ी हुई है। हमको उनसे काम है, उनको हमसे काम है, और जब तक हम उनको समझ नहीं पाएंगे, हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम कैसे उससे मैक्सिमम फायदा उठा सके। समझ गए ना? अब देखो, मलेरिया है, ठीक है, टाइफाइड है, ये सब बीमारियां होती है बैक्टीरिया वायरस से होती है ना? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। अब आज मेरे पास दवाई है, क्यों दवाई है? क्योंकि हमने उसको पढ़ा है प्रोटोजोआ को, हमको मालूम है कि उसकी बॉडी में डीएनए कैसा होता है, वो डीएनए को मारना है तो कौन सी दवाई चाहिए, हमने उसकी स्टडी की तब मालूम पड़ा ना। तो स्टडी जरूरी है इन जीवों की, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको दुनिया में रहना है, यहाँ टिकना है। और टिकने के, चलो खाओ सर, हम तो तुम्हें खाना खाना बंद कर दो। आप कोई भी खाना खाते हो आता पेड़ों से ही है ना? पेड़ या जानवर के पत्थर खाते हैं, भाटों से नहीं आता ना, जानवरों से आता है, पेड़ों से आता है। आप भले वो किसी भी रूप में खाते हो, आप वो आलू के पराठे के रूप में खाते हो, पिज्जा के रूप में खाते हो, चाउमीन के रूप में खाते हो, मंचूरियन के रूप में खाते हो, आता तो आखिर में प्लांट और एनिमल से ही है। चीज खाते हो, सो चीज की तो आखिर में वो बनता तो किसी एनिमल प्रोडक्ट से ही है। घी खाते हो तो जानवर से ही आता है आखिर में, पनीर। सही बात है। तो हम कुछ भी नहीं खाते हैं, आसपास रहते तो हर चीज हमको बाहर से मिलती है, हम ये खुद नहीं बना सकते। सही है, इसीलिए इनको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस दुनिया में टिक पाए, सरवाइव कर पाए। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है क्या? आज इंसान ये पढ़ रहा है कि हमारे चारों तरफ जो है बड़े बड़े पत्थर घूम रहे हैं हमारे धरती के चारों से, हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। हम उन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि एक समय ऐसा था जब एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड पत्थर धरती पर टकराया था, और पूरी धरती में जितने जीव थे लगभग सब खत्म हो गए थे। वरना आप देखो, डायनासोर कितना मजबूत जीव था, कैसे मर गया वो? क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि ये एस्ट्रॉइड भी होता है, उन्होंने नहीं पढ़ा था। पर हमें दिमाग तो है, तो हम पढ़ रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा कि कल उठ के मान लो कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है, तो एटलीस्ट हम ये तो ट्राई कर सकें उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर लें, या उसका रास्ता ही बदल दें। अरे यस और नो? मेरी बात सुनिए, अभी रिसेंटली नासा ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें छोटे से एस्ट्रॉइड का उन्होंने रास्ता बदल दिया। तुमको मालूम है कल उठ के अगर आज छोटा सा पत्थर को हटाया, कल उठ के बड़े को बैठा सकते हैं। तो जब पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। सही बात है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इनको पढ़े समझे। इतना क्लियर है? अरे हाँ क्या ना? इसलिए साइंटिस्ट लोग इनको पढ़ते हैं। इसका नहीं कि आप भी इसको डीप में पढ़े, वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। समझ गए? पर इनको पढ़ना जरूरी है, हर चीज जरूरी है। आप बोलो सर सिर्फ कॉमर्स ही जरूरी है क्या? अच्छा, कॉमर्स के लिए बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, वो सब कैलकुलेटर से होते हैं ना, है ना? बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन आती है, तो वो कौन बनाता है? वो साइंटिस्ट बनाते हैं। हर चीज जुड़ी हुई है आपस में। आप सोचोगे नहीं सर कोई जरूरत है साइंटिस्ट की, लो आपकी जिंदगी झंड बन जाएगी। ये पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, ये ईयरफोन, घड़ी, कुछ नहीं होता आपके पास, पैंट भी नहीं होता, पिज्जा भी नहीं होता। कुछ नहीं होता। हर चीज जुड़ी हुई है, हर चीज की रिक्वायरमेंट है समाज में झाड़ू लगाने से लेके जो आईएएस ऑफिसर है, प्रधानमंत्री है, सबकी जरूरत है। झाड़ू लगाने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? कचरा हो जाएगा, तो साफ कौन करेगा? हम भी साफ करें तो कैसे गलियां गंदगी हो जाएगी, इतने मच्छर, बीमारी फैलेगी, घर में बैठे बैठे मर जाओगे, है ना? हम तो घर में क्या ही रहेंगे, खिड़की बंद कर लेंगे, वो कर लेंगे। अच्छा, तो फिर क्या जिंदगी जी तुमने?
पिज्जा खाने वाला मतलब देखो कभी इंसान इतना ढीठ बन जाता है ना, सो हम तो बस घर में बैठे रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं। अबे तीतर, तो इससे अच्छा खड़ा होकर साफ ही कर ले। मतलब घर में रहने का बर्डन सहल हो गए तो उठाने का बर्डन नहीं सहोगे। कहने का अर्थ यह है कि हर चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, समझना जरूरी होता है इन चीजों को ताकि हम सरवाइव कर सके अर्थ, इसीलिए क्लासिफिकेशन चाहिए। तो अब देखो अलग अलग लोगों ने जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा, लोगों ने ट्राई किया, समझ गए। तो जो सबसे मॉडर्न तरीका है वो हम पढ़ेंगे अभी। पर सबसे पहले ट्राई किसने किया? बहुत लोगों ने किया, उसमें से एक का नाम है एरिस्टोटल, ठीक है। उसने क्या बोला कि दुनिया में सिर्फ 3 तरह के जीव है, जो हवा में रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, जो पानी में रहते हैं। उसने 3 कैटेगरी बना दी। उसने देखो उसने ट्राई की, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने वो कौन सा है एक कोई था उसके समय में जमाने साइंटिस्ट मान ले। ये सबसे बेस्ट। तो देखो एरिस्टोटल जो था उसने बोला कि भाई 3 तरह के जीव है दुनिया में, आप 3 कैटेगरी बना दो, एक जो हवा में रहते हैं, एक जो जमीन पे रहते हैं, और एक जो पानी में रहते हैं। ओके बढ़िया। और इसमें भी दिक्कत है, अब जमीन पे तो इतनी वैरायटी है। मतलब हमारा मकसद क्या है कि एक बार हम कैटेगरी बनाते हैं, जो लोग एक कैटेगरी में आएंगे वो एक जैसे होने चाहिए। अब क्या जमीन पे जाते हैं वो सब एक जैसे होते हैं क्या? हैं गधा और रमेश एक ही है क्या? मंकी, खोटू लगा था ओए वो चिंपांजी खिच वाला ऐसे ऐसा है ना, और शेर एक ही है क्या? नहीं, शेर और टाइगर वो अलग अलग, वो भी अलग अलग है दूसरे में, समझ गए। शेर और तो देखो कहने का अर्थ है ये तो भंगार है, ये तो हम खुद बना लेते हैं। पर अच्छा इसमें भी दिक्कत है, कुछ ऐसे जानवर भी है लैंडर जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, मेंढक, सांप, ठीक है, जो हवा और जमीन दोनों पे रहते हैं, जैसे कि पक्षी हो गए, वो जमीन पे भी खाना खाने आते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, सही है। तो ये तो बंगाल है, उसने तो ऐसे फालतू ट्राई करती है, ये तो कोई भी बोल देता पतंग से जमीन में भी रहती है है। तो जिंदा चीजें पढ़ रहे हैं। चलो जिंदा तो होते हैं ना ऐसे कीड़े मारते हैं हाँ। फिर मारते हैं झुमके नहीं मारती ऐसे कर उसमें बड़ा सेल होते हैं नहीं, हाँ, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है ना, सब यूकैरियोटिक होता है। हाँ, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है कि एरिस्टोटल जो तरीका है इसका वो सही नहीं, बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक्स है, बहुत सारी खामियां हैं। ड्रॉबैक मतलब खामियां, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं। अब देखो, अब जो मॉडर्न तरीका है, वो मॉडर्न तरीका एक आपके साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था, कहाँ गए, नहीं पेज सुनो, कार्लस लिनियस, ओके। अरे भाई मैं पेज में बुलाऊंगा अभी, तुमको कोई देखना नहीं, सुन लो पहले। उन्होंने जो मॉडर्न तरीका है वो उन्होंने दिया है फिलहाल के लिए, इससे भी मॉडर्न तरीका अवेलेबल है, वो आप बड़ी कैसे पढ़ोगे, ठीक है। पर जो भी अभी जो हम फॉलो करते हैं उसमें से एक जो तरीका है वो इनका है। पर इन्होंने जो जीव बांटे अलग कैटेगरी में, तो उन्होंने कितनी बातों का ध्यान रखा है हम वो पढ़ेंगे पहले। उन्होंने किस किस बात का ध्यान रखा है, तो देखो हमको जीवों को समझना है, हर जीव अलग है। किसी जीव के सेल मेम्ब्रेन भी, सेल वॉल भी है। कोई जीव ऐसा है जो खुद का खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस, कोई नहीं बनाता है, सही है ना। आप देखोगे अमीबा को, तो एक ही सेल से खाना भी खाता है, 2 नंबर भी जाता है, 1 नंबर भी जाता है, घूमता भी है, सब कुछ एक सेल से करता है। तो वैसे खाना तो वैसे जबकि वही सारे काम हमको करने, तो हमको इतने सारे सेल चाहिए, अरे है क्या नहीं है। फिर कोई जीव ऐसा है यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक। क्या होता है प्रोकारियोटिक? जिनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, तो ऐसे जीव भी है। और ऐसे जीव भी है जो जिनके सेल में मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो हमारे कार्लस भाई थे, इन्होंने किन किन बातों को ध्यान में रख के अलग अलग कैटेगरी बनाई, पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप पेज नंबर 1 पे आओगे तो आपका लिखा हुआ टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ कि किन किन बातों का ध्यान रख के हम चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बनाएंगे। तो पहली बात है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो अभी हम
क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। किन किन बातों का ध्यान रखना, तो पहली बात है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, आप सबको मालूम है कि ऐसे सेल भी होते हैं, ऐसे जीव भी होते हैं जिनके जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं अपन प्रोकार्योटिक। क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है। इनमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। सर माइनस की नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माइनस मेम्ब्रेन एब्सेंट, सही बात है। और क्या होता है यूकैरियोटिक? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस प्रेजेंट है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो कैसी होगी? प्रेजेंट होगी वहां। बात समझ में आ रही है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये एक उन्होंने माइंड में रखा कि भैया जब मैं जीवों को अलग कैटेगरी बांटूंगा तो मैं देखूंगा कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं। सही है, उसने पहला तरीका अपने मन में ये रखा। दूसरा उसका जो तरीका था, पेज नंबर 2 पे आओ, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ सेल्स। उसने ये भी देखा कि किस जीव में कितने सेल है। उसने बोला कि दो तरह के जीव है, यहाँ तो एक सेल होगा या एक से ज्यादा होगा। अगर एक सेल होगा तो बोलेंगे यूनिसेलुलर और ज्यादा हुए तो मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो उसने इस बात का ध्यान रखा। तो यूनिसेल्युलर जीव होते हैं, ओनली वन सेल, सही है। एक होते हैं मल्टी सेल्युलर जीव जिनमें मोर देन वन सेल। सर टाइप ना करिए, सर टाइप ना, ये वन सेल टाइप ना है, टाइप है। पर हम इन बातों का देखो, हमें इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम कैटेगरी बनाएगा, क्योंकि ये इससे अलग है कि नहीं है? प्रोकार्योटिक यूकैरियोटिक से अलग है, समझ रहे हो? तो सब कैटेगरी बनाने के लिए आपको किन किन जैसे कि आपको डीमार्ट खोलना है तो आप क्या ध्यान रखोगे? ओके यार, एक सेक्शन बनाएंगे जहां पे केवल साबुन होंगे। तो आप माइंड में क्या रखोगे अपने कि हाँ एक कैटेगरी साबुन की होनी चाहिए, एक कैटेगरी तेल की, एक कैटेगरी टूथपेस्ट की, एक कैटेगरी चाय की, एक कैटेगरी बर्तन की, एक कैटेगरी चप्पल की, एक कैटेगरी शूज की। तो आप वो माइंड में रखोगे ना कैटेगरी। तो बस वही कर रहे हैं कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखिए, उनको अलग अलग ग्रुप में बांटना है, समझ गए? तो सेकंड पॉइंट ये माइंड में, मतलब भर भर के आएंगे, खूब सारे फोटो आएंगे, ऐश करना फोटो पे। ओके, अब ये दो कारण हो गए। जो तीसरा बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का, सर वो क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ व्हाट इज न्यूट्रिशन? खाना। खाना, तो या तो खाना खुद बनाएंगे, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ। या खाना किसी और से लेंगे तो हेटेरोट्रॉफ, खाना खुद बनाएंगे, समझ गए? तो इसमें दो आ जाती कैटेगरी, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो जीव जो वो खुद का खाना खुद बनाएंगे, मतलब वो कौन सी हेल्प से बनाते हैं? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, समझ गए? तो इसमें दो तरह के जीव, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? ठीक है, तो ये है जो अपना खाना खुद, ओन प्रोड्यूस फूड, खुद का खाना बनाएंगे। कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। ये डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, समझ गए? ये डिपेंड, हमको खाना, हमको पेड़ चाहिए खाना खाने के लिए, पेड़ भी डिपेंड है, हम जानवरों पर डिपेंड है, आगे ना। तो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, तो ये इसका ये हिंदी क्या होता है? किसी और पे निर्भर होना, किसी और पे निर्भर।
डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म किसी और जीव पर निर्भर होना। फॉर फूड। इसमें हम आ गए, ह्यूमंस, सारे जानवर, गाय भैंस बकरी, समझ गए, गोट काऊ बफेलो। ये हो गया सी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब डी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी। ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? तो हाइड्रा ऐसे नीचे से बढ़ता है, ऊपर से बढ़ता है। नहीं, लेवल क्या होता है समझना। अगर आप एक देखोगे अमीबा को, देखो हमारी बॉडी में देखो आप, कितने कितने सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं हमारे सिस्टम की, किसका, जो हमारा खाना पचाता है, उसके लिए पूरा एक सिस्टम है। मुंह है, जीभ है, ठीक है, जीभ मुंह में क्या है पता है, सलाइवरी ग्लैंड है, थूक फेंकते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। फिर एक पाइप है, ईसोफेग है, जो खाना पेट में लेके जाएगी। फिर पेट में भी अलग अलग तरह के सेल्स, कोई प्रोटीन बचाएगा, कोई ग्लूकोज बचाएगा, कोई एसिड बनाएगा। फिर पेट में खाना बचेगा, फिर आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहां कुछ वहां बहुत से केमिकल बनेंगे, अलग अलग सेल अलग अलग केमिकल बनाएंगे। फिर वहां से खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वहां पे पानी बहुत कुछ होगा ना, पानी वाने का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सीधा एनस से सीधा बाहर। तो पूरा एक सिस्टम है, देखो है क्या नहीं है। अगर मैं हमारे बात करूं ब्रीदिंग सिस्टम की, तो पहले नाक के 2 छेद, वहां से हवा अंदर जाएगी, है ना, फिर वहां से सीधा हमारे विंड पाइप से सीधा लंग्स में, लंग्स से फिर बहुत आगे सिस्टम का गोठवा हुआ है ऐसे, है ना, लंग्स से ब्रोंकाई से एल्यूविलाई, है ना, फिर एल्यूविलाई सीधा जाएगा, वो जो ऑक्सीजन में जाएगा ब्लड में जाएगा, ब्लड उसको उठा के सेल को लेके आएगा। तो पूरा एक सिस्टम है हमारी बॉडी में। सेल कार्बन डाइऑक्साइड बस उसमें नहीं जाना। अब देखो, तो हमारे बॉडी में कितना भयंकर बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। हमको देखना है तो हमारे पास में अलग से एक, उसके लिए हमारे पास में ऑर्गन है आँख, लाइट भी बहुत सही है। सुनना है तो अलग से सेल है उसके लिए, सही है ना। बॉडी को अगर कवर करना है तो अलग से स्किन है उसके लिए, है ना। बॉडी को अगर सपोर्ट करना है तो हड्डियां हैं उसके लिए, समझ गए। तो इतना सारा सिस्टम है ना। हमारे बॉडी में खून को अगर साफ करना है तो उसके लिए किडनी है, सही है। तो इतना सारा हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। अब लुक एट अमीबा, उसमें क्या है, कुछ है ही नहीं, एक ही सेल, एक न्यूक्लियस, वो सेल सारे काम करता है। सर अमीबा होता है पानी में, गंदगी में रहता है, पानी के अंदर, गंदे पानी में। मेरी बात समझ आ रही है? तो दिखता है। हाँ, बिल्कुल दिखता है भाई, वो माइक्रोस्कोप है उसके लिए। हम क्या तो दे सकते हैं, थोड़े पैसे इकट्ठे करो, 150 रुपए का एक जुगाड़ू माइक्रोस्कोप आता है अमेजोन पे, बना सकते हैं अपना, आपके पानी के अंदर, घर के पानी के अंदर, घर का नल का पानी, उसके अंदर दे सकते हैं माइक्रोस्कोप। कितने 150 का एक किसने बनाया जुगाड़, पर वो थोड़ा इतना भी जूम नहीं करेगा, पर आपको हमको दिख जाएंगे जी टाइप के वैसे। एक 2 3 4 ओके, तो अब हाँ, तो मेरी बात समझे। तो देखो अलग अलग जीवों में, जो कोई जीव बहुत सिंपल जीव है, इतना ज्यादा बॉडी में लोचा नहीं है, एक सेल से काम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जीवों में तो थोड़ा ज्यादा लोचा है, समझ रहे हो। अरे यस और नो। तो जितने अलग अलग लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में, कोई दिक्कत नहीं, कोई सिंपल जीव है, कोई थोड़े से कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा अंदर उनके है ना, ऐसे। सो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन 4 बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, तब समझ गए, समझे नहीं समझे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये जो बातें लिखी फर्स्ट पेज सेकंड पेज से समझने के लिए, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो पेज नंबर 3-4 से ही आते हैं, फिर वहां से चैप्टर का मेन पार्ट चालू हो जाता है। अभी हम सिर्फ एक बैकग्राउंड कहानी बनाते हैं, समझ रहे हो, कि क्या क्या आगे हम पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले हैं, वो उनके पीछे की सोच क्या है, समझे। अब देखो, अब हम समझते हैं, पेज नंबर 2 पे आ जाओ, उसका जो लास्ट पार्ट है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद क्लासिफिकेशन। मुझे बात बताओ, देखो एक सुनो,
एक थियरी है, ठीक है। अब उस थियरी के अनुसार स्टार्टिंग में इस अर्थ पे केवल वो ही जीव थे जिनकी बॉडी में केवल एक सेल था, बैक्टीरिया, वो उस तरह के जीव, सिर्फ वही जीव थे। और बाकी जितने भी जीव है सब उन्हीं के प्रोजेनी है, मतलब उन्हीं के वंशज हैं। हम सब उन्हीं सिंगल सेल से आए हैं, उसी एक बैक्टीरिया से हम वंशज हैं। तो सर एक सर ही से सर ये कैसे पॉसिबल है सर? अरे हाँ क्या ना, इसका आंसर है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसका अगर बढ़िया एग्जांपल दूं तो हम बात करते हैं मोबाइल फोन की। जो स्टार्टिंग में फोन बने थे, है ना, वो लंबे लंबे वायर वाले थे, तो इतने बड़े बड़े फोन थे, लंबे लंबे वायर वाले फोन आते थे, सही है। फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अच्छी हुई, फोन इवॉल्व हुए, थोड़ा सा चेंज लाया, कंसेप्ट वही है, बात ही करनी है, तो थोड़ा चेंज लाया, ठीक है। वायरलेस फोन है, हाँ वो तो बाद में आया। इतने बड़े होते थे फोन, जैसे हाथ में पकड़ना पड़ता था, दो हाथ से पकड़ना पड़ता बात करने के लिए, होते थे वायरलेस। हाँ एंटीना वाले फोन आते थे, इतने बड़े बड़े फोन आते थे। अब देखना पुरानी मूवियों में इतने बड़े बड़े फोन होते, इतने बड़े बड़े। फिर थोड़ा और सिस्टम अच्छा हो, फोन छोटे हुए, ठीक है, हाथ में साइज में आ गई, नोकिया वाले वो डब्बे वाले, कोई इंटरनेट नहीं, सिंपल सादे फोन। फिर थोड़ा और सिस्टम अच्छा हुआ, गेम वाले फोन, सांप घूमता है वो, थोड़ा और सिस्टम अच्छा हुआ, है ना। पता पहले पता सिर्फ बटन से वैसे आते थे, 5-6 बटन आते थे बस, 9 बटन आते थे। फिर वो कीपैड, वो क्वार्टी कीपैड आया, क्वार्टी कीपैड आया, है ना, ऐसे वाला। फिर और सिस्टम अच्छा हुआ तो फिर स्क्रीन टच फोन आया विद इंटरनेट। यहाँ से भस्म चालू हुआ सब तो। आप समझ रहे हो? आप देखो कंसेप्ट वही है, सोच कहां से आई थी, उस स्टार्टिंग वाले फोन से, पर धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता है ना, देखो तो उस स्टार्टिंग पहले वायर वाले फोन में हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तो वायरलेस बन गया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तो कीपैड वाला बन गया, उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया तो गेम आ गया, कुछ उसमें और बस जैसे जैसे एक्स्ट्रा ऐड करते जाओगे उसमें नई नई खूबियां आती जाती है, और जैसे जैसे ऐड करते हो वो पुराने वाले से बिल्कुल अलग दिख जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सेम जीव के साथ भी ऐसा होता है। देखो आप सब लोग क्या अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी हो? कितना चेंज में है कि नहीं है? आखिर में हमको जो भी चीज मिली है उन्हीं के थ्रू मिली है। अरे हाँ क्या ना, तो होता क्या है, स्पर्म और ओवम होते हैं, दोनों जब फ्यूज करते हैं तो कुछ कैरेक्टर मम्मी से आते हैं, कुछ कैरेक्टर पापा से आते हैं, कि आपकी आंखें कैसे दिखेंगी, आपके, है ना, उंगलियां कितनी होंगी, है ना, हड्डियां कितनी होगी अंदर, ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से आती है? माता पिता से आती है, और फिर हमको मिलती है। पर जब वो इंफॉर्मेशन माता पिता से आती है ना, वो इंफॉर्मेशन उनसे थोड़ी बहुत अलग होती है, मतलब उनके जो उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया और फिर हम बन गए, बने तो उन्हीं से ही हैं आखिर में। अरे हाँ के ना, पर हमें थोड़ा बहुत चेंज है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब मैं आपको एक समझाता हूँ कि कैसे सर एक सिंगल बैक्टीरिया से इतने जीव कैसे आए होंगे। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल समझते हैं। देखो तो एक बैक्टीरिया, मान लो देखो, अब ये थियरी, ये इसके पीछे की सोच है, अब सच में ऐसा हुआ ऐसा किसी को नहीं मालूम, ठीक है, ओके, एक सोच है कि भाई ऐसे सोचना है। तो मान लो कि पहले कोई जीव पानी में होगा, ठीक है, उसकी आंखें नहीं होगी, क्लियर है, उसके बाद बस वो अंधा ही है, बस पानी में घूम रहा है, अगर टकरा गया किसी खाने के तो खा लेगा, वरना नहीं खाता है, डन। मान लो उसके बच्चे हुए करोड़ों साल हो गए। अब जब बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़े बहुत अलग होंगे माता पिता से, वो बड़े में चेंज आएगा। अरे हाँ क्या ना, अरे यस और नो। अब आपने पता है ऐसे बहुत से देखे होंगे इंसान, पता है गरम गरम तेल में हाथ डाल देते हैं, वो कुछ नहीं होता है। यूट्यूब में देखा होगा, वो लाइव वायर को पकड़ लेते हैं, उनको बड़ी, उनको झटका महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो उनमें खासियत कहाँ से आई? क्योंकि उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है वो अलग है उनके माता पिता से, कुछ एक्स्ट्रा है उनके अंदर में, तो वो कुछ अलग बन गए, हुए कि नहीं हुए? तो मान लो कि वो जीव पानी का, उसमें आंखें नहीं है, बहुत सालों में एक ऐसा उसका कोई बच्चा हुआ जिसके ऊपर 2 डॉट आ गए, फिर चेंज तो आएगा। अरे हाँ क्या ना, चेंज आया, डॉट आया, उस डॉट से उसको धुंधला धुंधला दिख रहा था पानी के अंदर। अब हुआ क्या कि जो अंधा था उसको तो कुछ दिखता नहीं है, तो वो तो अगर टकराया तो खा लेगा, वरना नहीं खाएगा, पर जिसको धुंधला दिख रहा है अब वो अपने खाने को देख सकता है, उसके पीछा करेगा, पकड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, अब उसकी आंखें आ गई है, जब उसके बच्चे होंगे तो उनके बच्चों में आंखें तो होंगी। अरे हाँ के ना,
समझ रहे हो? ओके, तो अब आंखें आ गई। अब वो जो आंखों वाले जीव वो बढ़ गए, फिर उनके बच्चे हुए। धीरे 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 मान लो किसी के थोड़ा सा पाँव आ गए यहाँ पे, पूरे हमारे जैसे पाँव में हल्का फुल्का सा एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, जिन्होंने जिसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा हेल्प मिली अच्छे से जीने में। बात समझ में आ रही है ना? फीचर आ गया एक्स्ट्रा। मान लो कि उनके कुछ ऐसा बन गया बॉडी में कि वो अच्छे से तैर सकते, स्पीड दे सकते। ठीक है, अब तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे नए नए जीव आ रहे हैं वैसे वैसे कुछ नया नया ऐड होता जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ऐड होते 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 थे मान लो कि उनको अच्छे से पाँव आ गए, कान आ गए, फिर कोई ऐसा जीव बन गया जो पानी के अब इतना सारा जीव पानी में हो गया, पानी में खाना कम पड़ रहा है, फिर कोई ऐसा जीव उनका ऐसा बच्चा हो गया जो पानी के बाहर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि बॉडी में चेंज तो आता रहता है। अरे हाँ कहना, और ये आता है ये चेंज, तो फिर वो पानी के बाहर आ गया। अब पानी के बाहर का सब कुछ उसका, अकेला वो खिलाड़ी है। फिर उसके बच्चे हुए, धीरे 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 किसी के पंख आ गए तो वो हवा उड़ने लग गए, वो फिर वो पेड़ पे चढ़ के खाना खा सकते थे। समझ गए? और ऐसे ऐसे चीजें जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई, और हम सब जीव अलग अलग होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए। बात समझ में आ रही है? और इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स में जो इवोल्यूशन हुआ, जो चेंज इकट्ठे हुए हम में, उन चेंज का नतीजा है कि आज इतनी सारी वैरायटी है। पर अगर हम सब अगर फ्लैशबैक में जाए पीछे, जैसे रिवाइंड करें कैसेट को, खटर, तो हम सब मिलके उस सिंगल बैक्टीरिया का जाएंगे। हमारे पूर्वज वही है। हम उनको मार रहे हैं। हम उन्हीं को मार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाहर जो पेड़ खड़ा है वो हमारा रिश्तेदार है, बहुत दूर का रिश्तेदार है, काका का मामा भतीजा बेटा, पर है वैसे बेटे के बहुत बहुत सदियों पहले, बहुत सालों पहले हम भाई बहन अलग हो गए थे। इसमें कुछ अलग खासियत आ गई थी कि इसके ये अपना खाना खुद बनाएगा, इसने लगा मैं जब खाना खुद बनाता मैं दौड़ू क्यों, खड़ा हो गया एक जगह। आखिर में दौड़ते क्यों, खाने के दौड़ते हैं। और जिसके अंदर ये खासियत नहीं आई वो दौड़ने लगा। एक थ्योरी है, समझ रहे हो? तो ये है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये किसने दी थी? ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने। और उसने कोई तुक्का नहीं मारा था, उसने किताब लिखी थी। चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी थी, मैं आपको, स्पीसीज, बहुत ही फेमस किताब है। और जब ये किताब लिखी ना तो इनकी वाट लगा दी थी वहां के लोगों ने, ये पागल हो गया, ऐसा भी होता होगा कि बंदर से इंसान बन जाता है। बोले क्या पॉसिबल है, क्योंकि चेंज आते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और उसने तर्क क्या दिया, वो दुनिया के ऑलमोस्ट हर जंगल में घूमा। उसका देखो, उसका और उसकी बात झूठी नहीं है, सबूत है इसके पीछे, और ये फैक्ट है, ये ऐसा हुआ है, अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ है। ओके, तो उसने जो किताब लिखी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सर वो आपने एक दिन वो वीडियो बताया था ना, एक से ऐसे होगा बन जाती है। चार्ल्स डार्विन ने जो किताब लिखी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किताब उन्होंने लिखी थी 1859 में। चार्ल्स डार्विन ने ये देखा, सुनना, उन्होंने ये देखा कि यार वो अलग अलग जंगलों में घूमे, ठीक है। उन्होंने देखा कि यार एक ही तरह की एक चिड़िया उस जंगल में मिल रही जहां पर फ्रूट बहुत सॉफ्ट है। कैसे है? सॉफ्ट। और वही चिड़िया एक ऐसे जगह मिल रही है जहां पर फ्रूट बहुत हार्ड है, तो तोड़ने के लिए जो चोंच चाहिए कैसे चाहिए, मजबूत चाहिए। सही बात है। तो वो चिड़िया सेम थी, पर जो चिड़िया हार्ड वाले फ्रूट में थी उसकी चोंच आगे से मुड़ी हुई थी, तोते की तरह टफ थी। और जो चिड़िया मिलती थी कहां पे, सॉफ्ट वाले में, उसकी चोंच छोटी सी, उसको जरूरत ही नहीं है, आराम से बाइट किया, फट मुंह में आ गया खाना, आम टूट गया। चिड़िया से खासियत अलग अलग। तो हुआ क्या होगा कि जब इस इलाके में मान लो कि पहले सॉफ्ट वाले पेड़ भी थे, सॉफ्ट फ्रूट वाले, और हार्ड वाले फ्रूट वाले पेड़ भी थे, तो दोनों तरह की चिड़ियाएं थी वहां पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे देखो प्रजातियां बनती रहती है, मिटती रहती है, तो समय के साथ में मान लो कि वो सारे पेड़ मर गए जिसपे सॉफ्ट फ्रूट आते थे, तो वो सारी चिड़िया मर गई होगी वहां पे जिनकी कैसी चोंच होगी, सॉफ्ट वाली चोंच। सही बात है, क्योंकि अब उनके लिए खाना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो हार्ड बीज को तोड़ पाए। समझ गए? अरे हाँ कहना, ये बात समझ में आ रही है?
है ना, कितना क्लियर है। तो उसने उसने ये तर्क दिया कि ऐसा होता है, एक ही चिड़िया पर इतनी वैरायटी है दोनों में। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने 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 क्या देखा, एक जंगल था, वहां पे है ना ऐसे एक चिड़िया थी, ठीक है। आपने पता वो देखी है, क्या बोलते हैं, फ्लैमिंग बर्ड बोलते हैं उसको, पता है, बहुत लंबी चोंच होती है, बहुत लंबी उसकी, बहुत वुड पैकर। वो अलग होता है, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, इतनी लंबी। तो उसने कहा कि इसकी चोंच इतनी पतली है, इतनी लंबी, और फिर भी ये यहाँ जिंदा है। ऐसी चीजें बहुत सारी मिलती है। इसका मतलब इसके आसपास इस जंगल में कोई ना कोई ऐसा फ्रूट या फ्लावर होना चाहिए, सही है ना, ओके, जिसके अंदर खाना बहुत गहराई में छुपा हो। जब खाना बहुत ऊंडा होगा तो भी हटाना पड़ेगा ना अंदर। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आ रही है। तो उसने ये सोचा और फिर उसने वो जंगल में खोज चालू की। उसने देखा कि जंगल में से बहुत सारे फूल थे। उस फूल बहुत ऐसे फूल होगा आगे से ऐसे, और ऐसे पीछे लंबा सा पार्ट होगा फूल का, और नीचे है ना एक जूस टाइप में कुछ भरा हुआ, उसे नेक्टर बोलते हैं। पता है ना, होते हैं मधुमक्खियां, वो बैठती है फूल पे, वो क्या करती है, इकट्ठा वो नेक्टर इकट्ठा करती है, वो बहुत स्वीट होता है खाने में। बस समझ में आ रही है? अरे यस और नो, आप समझ रहे हो? तो उसने बहुत लॉजिकल स्टडी की थी, उसने कितने तरह की चिड़िया जानवर सब इकट्ठे किए थे, और उसने इतना पढ़ के फिर दिमाग लगे नहीं यार ऐसा हुआ है ना। बड़ा तो पता है, लोग क्या सोचते थे कि यार बंदर की पूंछ क्यों है, तो भगवान ने जब बंदर बनाया था तो उसको पूंछ दी थी उसको। उसने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इवोल्यूशन हुआ है, बदलाव आए जीवों में, और जैसे 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 बदलाव इकट्ठे होते गए, हम सब कैसे होते गए, अलग अलग होते गए। अब कोई बच्चा ऐसी बात बोलेगा तो कैसे हजम होगा लोगों को, सही है, पर उसके पीछे उसने पुख्ता सबूत भी दिए थे, ठीक है। तो ये वो किताब थी चार्ल्स डार्विन की। तो इसका इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं, चीजों को क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है, चीजों में बदलाव हुआ है, तो एक बन गया प्रोकैरियोटिक, एक बन गया यूकैरियोटिक। बदलाव हुआ है इसीलिए एक में आगे सेल वॉल, एक में क्या क्या सेल वॉल नहीं है। बदलाव हुआ है इसलिए एक क्या बन गया ऑटोट्रॉफ, एक क्या बन गया हेटेरोट्रॉफ, सही है, क्योंकि बदलाव हुआ है तो मल्टी बन गए, यूनि बन गए। बदलाव हुआ है इसीलिए हमारे अंदर पेट, इंटेस्टाइन सब कुछ है, बाकी जीवों में किसी में नहीं भी है, प्लांट में नहीं है, पेट, मुंह, नाक, समझे नहीं समझे? सर ये एडम ही बोलते हैं। बेटा आए थे उसमें अब जाएंगे नहीं अपन, वो सब धार्मिक बातें हैं। एडम ही। ओए आडम यहाँ देखो अभी, ठीक है। अब पेज नंबर 3 पे आओगे तो वहां पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन सिस्टम, ओके। अब जो सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कार्लस लिनियस ने दिया था, उन्होंने 1758 में दिया था। उन्होंने जीवों को 5 अलग अलग किंगडम में बांटा, ठीक है। तो अब छोटी, अब ये रटने वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखना का नाम, स्पेलिंग, ये डार्विन की बुक का है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 17 ओके 1859 में लिखी थी उन्होंने। तो जो मॉडर्न सिस्टम है क्लासिफिकेशन, उन्होंने वो दिया, सॉरी मॉडर्न नहीं, कार्लस लिनियस ने दिया था 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम। इन्होंने कितने किंगडम का दिया था? 2 किंगडम का। इन्होंने बोला कि या तो कोई प्लांट होगा या क्या होगा, एनिमल। इन्होंने सिर्फ चीजों को 2 भाग में बांटा, ठीक है। ऑब्वियसली ये सही नहीं है। फिर बाद में फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो दिया एच विटेकर। वो दिया एच विटेकर ने 1959 में, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि एच विटेकर ने दिया। क्लियर है? अरे हाँ, क्या ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं क्या? हाँ तो बेटा नाम में इट कैन बी डिफरेंस, ओके। वो अटक लगाई। ओके अब सुनना, ध्यान सुनना। तो
इन्होंने जो 5 किंगडम दिया, उन्होंने जीवों को 5 बांटा कैटेगरी। उन्होंने बोला पहली कैटेगरी थी मोनेरा, दूसरी थी प्रोटिस्टा, बेटा वो बटिस्टा नहीं है, फंगाई, चौथा प्लांट, प्लांटी, और पांचवा एनिमल, एनिमलिया। ओके, एनिमल, ये बात समझ में आ रही है? एनी, उसने ये 5। अब सुनो, अब इस चैप्टर में हम इन तीनों को तो पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से, यहाँ लिख ले भाई, इस चैप्टर में हम इन तीनों पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से, पर प्लांट को और डीप में पढ़ेंगे। प्लांट में कितनी कैटेगरी है, फिर जो एनिमल है उनको और पढ़ेंगे कैटेगरी में, और यहीं पे ये चैप्टर बहुत लेंदी बन जाता है। ठीक है, यहीं पे है ना, यहीं पे ये चैप्टर, क्या बोल रहे हैं, एनिमल, जानवर, हम एनिमल, हम एनिमल ही है। एनिमलिया, इस चैप्टर का इन तीनों को तो पढ़ना है बहुत बेसिक, और इनको पढ़ना है एकदम डीप में, समझ गए? तो इनको आगे हम आगे जाके इनके और भाग करेंगे, ऐसे इनके भी भाग हैं, ऐसा नहीं है, भाग होते हैं। ठीक है, मतलब आप 2 पार्ट करने को कह रहे थे, ये 3 के और ये 2 के पार्ट करोगे, ऐसा करोगे? हाँ, इस मैं नहीं करूंगा, इस बुक में ही ऐसा है। ऐसे नहीं आप कर रहे थे ना कि 2 पार्ट हम एक बीच में स्टॉप कर देंगे, बाद में दूसरा अब करेंगे। तुम्हारा तो एग्जाम में आ रहा तो पूरे करना पड़ेगा। आ रहा है हाँ, हमारा यार चैप्टर 7 नहीं आ रहा है तुम्हारे एग्जाम बोला में? नहीं अभी कुछ। वो मैम सर अभी तो चला ही 2 चला 2-3। हाँ, तो वो तो खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये चैप्टर में कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको डीप में समझो। फैक्ट है सर, फैक्ट्स। अब मैं बम बम, ये तो खत्म हो जाएगा, बम बम बम। मैम को बोलेंगे अब सुनो, सब प्रांजल भीतर है, मानता ही नहीं। तूने बात की उससे? कहा था हम्म। ये बढ़िया चैप्टर है वो तो बोलना कि भाई बढ़िया है, मैम को बोलो पढ़ा भी दो, पढ़ने में मना नहीं है। ठीक है, पढ़ लेते, कोई पीएचडी नहीं करनी है इसमें। ठीक है ना, और वैसे भी 11th में इतनी इच्छा है तो वापस 11th में आ जाएगा। डिट तो बैठा है, छापा छापा समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। यार फिर कुछ पोर्शन कम करा दो। सर उसके कुछ होता नहीं है सर, वो एलिन में पढ़ के आता है सब। मैम सर उसको ही पूछते हैं। एक मिनट, एलन में पढ़ के आया तो क्या होगा? मैम उसको ही पूछते हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात है कि वो उसकी मेहनत से आगे निकला, समझे? तुम कहीं भी पढ़ो, तुमको क्या लगता है कि वहां जाने से टॉप हो जाओगे? घर पे आके बैठने से क्या होगा? सब चीज तुम पे डिपेंड करती है। तुम कहीं भी जाओ, तुमको वही चीज पढ़ाई जाएगी, पर एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स। सर फाइन से एफर्ट लगाओगे तो ही नहीं नहीं, मैं टॉन्ट नहीं मारा हूँ, कोई क्लासेस खराब बुरे नहीं होते हैं। ये आपके एफर्ट डिपेंड, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। आप एफर्ट नहीं, ऐसे बच्चे भी हैं जो बिना किसी कोचिंग क्लास के टॉप मार लेते हैं, मारते ही है ना, हर साल आपको मिलेंगे ऐसे बच्चे। तो इट्स अल्टीमेटली योर एफर्ट, तो उसके एफर्ट से वो ऐसा है। आगे भी जाता है सर उसको ही आगे राउंड तो गई हो गया ना। सर फाइन्स क्या होता है सर? सर वो सब बताएंगे सब सर बता दो ना, अगर मैम पूछेगी। फाइल्स FINES। मुझे अब ये कौन कौन लेक्चर में अभी? बृंदा यार, बड़ा बृंदा यार, समझ में आया? ठीक है, अब ये जो पेज नंबर 4 पे, आपके नोट्स के पेज 4 पे जो टेबल अगर आप वो याद करो, आपका आधा काम हो जाएगा। आपको ये सिर्फ ये याद रख लो अच्छे से। तो मैंने ये सेम चीज आपको दी हुई है पेज नंबर 5 पे भी। पेज नंबर 5 और 4 का एक ही डायग्राम है, बस पेज नंबर 5 पे क्या थोड़े बहुत डायग्राम भी है उनके। ये अगर आप ये याद करो तो आपको बहुत सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। देखो मैं आपको अभी एक साइड में समझाऊंगा, एक साइड में टेबल बनाऊंगा। देखो, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है ओए, अब यहाँ देखा बेटा, सबसे पहले अगर प्रोकार्योटिक हुए, क्या हुए? प्रोकार्योट्स, और एक क्या होंगे? यूकार्योट। सबसे पहले ये 2 कैटेगरी बनाई एच विटेकर ने। उसने बोला कि एक तरफ लेते हैं सारे प्रोकार्योटिक जीव, एक तरफ लेते हैं सारे यूकार्योटिक जीव। उसने देखा कि जितने भी जीव प्रोकार्योटिक है सब में एक ही सेल है, सारे एक सेल वाले ही हैं।
ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्रोकार्योटिक भी हो और मल्टी सेलुलर भी, ऐसा कोई जीव नहीं। अगर प्रोकार्योटिक है, व्हाट इज प्रोकार्योटिक? न्यूक्लियस ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो सारे कैसे होंगे? यूनिसेल्यूलर। उन्होंने ये देखा, तो सर ये और उन्होंने उस कैटेगरी में जो जीव रखे उनके पूरे ग्रुप को बोल दिया मोनेरा। क्या बोल दिया? मोनेरा। तो सर हम इसमें ही हैं। हम थोड़ी इसमें, हम यूकैरियोटिक में आएंगे ना। क्या कर रहा तीतर? न्यूक्लियस होता है। एक सेल थोड़ी दे है, अरे मल्टी सर, सेल है। अमीबा तो इसमें आएगा ना। हाँ, किसमें? नहीं, हाँ हाँ जी, थोड़ा वेट करो, जल्दबाजी में नहीं आना। अमीबा का न्यूक्लियस में अर्न होती है, ठीक है? बैक्टीरिया हाँ, तो वो यूनिसेलुलर भी होता है। ओए तीतर चुप बैठ जा, सब मालूम पड़ेगा। मोनेरा नाम किसने बोला? एक्टिविटी करना पड़ेगा। वो मैंने ही दी थी। ओए अब सुनो, अब आते हैं यूकैरियोटिक। तेरा रात है। अब तो चुप नहीं बैठा ना, तो मैं तेरे चित्त तोड़ दूंगा, सॉरी। है ना? हाँ, कब से बोला चुप बैठ, कुछ ना कुछ टीचर नहीं करता रहेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये चैप्टर आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, जहां पे होगा इंटरेस्ट में बनाऊंगा, अब बीच में बोलूंगा प्लीज, मैं तो फ्लो तोड़ देता। अब देखो, अब तो दो पार्ट बांटे, प्रोकार्योटिक यूकैरियोटिक, ठीक है? अब जो एच विटिकस ने देखा कि यूकैरियोटिक जीव दोनों तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर भी है और मल्टी सेल्युलर भी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? जितने भी यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर है उनको उसने बोल दिया प्रोटिस्टा। अब देखो कोई पूछेगा प्रोटिस्टा की खासियत बताओ, तो देखोगे वो यूकैरियोटिक है, वो यूनिसेल्युलर। 2 पॉइंट याद हो गए? 2 पॉइंट एक रट लेंगे, एक एग्जांपल, फुल मार्क्स। तो ये टेबल से आपको बहुत से पॉइंट देखो, और जो लास्ट में आएंगे उसमें आपको 4-4 पॉइंट याद हो जाएंगे, मैं दिखाऊंगा अभी। अब देखो, तो यूकैरियोटिक में या तो यूनि या फिर मल्टी, यूनिसेल्युलर है तो प्रोटिस्टा। और मल्टी में सर क्या? अब मल्टी में उसने अगेन कैटेगरी बनाई, उसने देखा कि यार जो जीव मल्टी सेलुलर है, या तो उनके सेल में सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, तो उसने अगेन 2 कैटेगरी बनाई। With cell, without cell wall. तो उसने 2 कैटेगरी बनाई यहाँ पे, ठीक है? सो एक कैटेगरी को हम बोलेंगे विथ सेल वॉल और एक Without cell, without cell. विदाउट सेल वॉल। जिनमें सेल वॉल नहीं थी, ऐसे जितने जीव जिनमें सेल वॉल नहीं है, उन सभी को उसने बोल दिया एनिमलिया, यहाँ पे एनिमल बोल दिया। तो जितने भी एनिमल है उनके सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अब देखो, अब मैं पूछेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनिमलिया, क्या लिखोगे? दे आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टीसेल्युलर, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। एक और रख लेना, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, घोड़ा क्या रहेगा? घोड़ा, गधा, हाथी, हो गया? गधा। समझे ना? हो गया काम? तो ये टेबल से आता काम हो जाएगा आपका, ठीक है? फिर उसने ये देखा कि अगर सेल वॉल है तब भी दो तरह के जीव हैं, या तो वो करेंगे फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। और सर सेल वॉल तो प्लांट में होता है ना? हाँ, तो प्लांट में होता है ना, प्लांट इसी में आएगा ना। तो सर पर हाँ, तो विद सेल वॉल, हाँ तो इसमें आएगा ना प्लांट में, टेंशन क्यों ले रही है? तो पर पे सेल वॉल सिर्फ प्लांट में नहीं होता है, मैंने ऐसा नहीं बोला, प्लांट में होता है ऐसा बोला मैंने। तो जिनमें सेल वॉल है, इसका मारा तो मेरे को यही नहीं है। मजबूर कर देते हो यार। तो सेल वॉल है तो या तो दे विल नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, भाई पढ़ना है ना। तू क्या बोल रहा हाँ, है? ऐसा ही नहीं भाई। या फिर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है? चलिए ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक जो है ना, हाँ, जो नहीं करेंगे वो हेटेरोट्रोपिक है, पर बड़ा एनिमल भी हेटेरोट्रोपिक तो होते हैं, तो सिर्फ ये नहीं है, ठीक है? हाँ, तो सर तो हम इसमें खाना खुद तो बनाते हैं।
नहीं बेटा, तेरी बात सही है। जब मैं खाना बोलता हूँ तो तेरे माइंड में रोटी सब्जी आती है, वो खाना नहीं। खाने से मैं मतलब न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, वो तो खुद नहीं बनाती है, वो पेड़ बनाता है। तू पेड़ से चुराती है, ठीक है, फिर उसको तू खा पाए, फिर उसको टेस्टी मैंने पकाती है। तू प्रोटीन नहीं बनाती है, तू विटामिन नहीं बनाती है कि अब ऐसा रूम में बैठ के विटामिन बनाती है जोड़ जोड़ के, नहीं। तू ग्लूकोज नहीं बनाती है, तू मिनरल नहीं बनाती, वो सब प्लांट एनिमल के अंदर होते हैं। हम उनसे लेते हैं, उसको टेस्टी बनाने के लिए हम उसको थोड़ा गोठाते हैं और फिर अपने अंदर बेच देते हैं। जब मैं बोलता हूँ फूड का मतलब है न्यूट्रिएंट, समझ गए? तो अब जो जो नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस उनको बोल दिया गया फंगाई, क्या बोल दिया गया? और जो कर उनको बोल दिया गया प्लांट या प्लांटी। प्लांटी, समझ गए? अब कोई बोले आपको राइट शॉर्ट में प्लांटी, तो क्या बोलोगे? दे आर यूकारियोटिक, दे आर मल्टीसेल्युलर, दे हैव सेल वॉल, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल हो गया। तो इस टेबल से बहुत कुछ हो जाता है। कोई बोले राइट अबाउट फंगस, तो यूकारियोटिक, मल्टीसेल्युलर, विद सेल वॉल, डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। थोड़े एक पॉइंट और रख लेंगे, एग्जांपल लिख के फंगस, खत्म। समझ गए? समझे ना? तो ये टेबल माइंड में रखनी है। अब कल जब मैं आऊं ना, तो मेरे आने से पहले ये टेबल जोड़ लेना, और पूरे पे नहीं, कोशिश करना कि आधे आधे पे आ जाए, ताकि हम एक तरफ ये होगा और एक तरफ होगा, तो समझने में आसानी होगी। समझ गए? एक हम डिस्कस कर लेते हैं मोनेरा। तो पेज नंबर 6 पे आ जाओ। देखो 2 पॉइंट याद हो गए, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। क्या देखते तो सही बोले यार, तू तो बंदा वो हेरिंग जैसे। तो पहला है मोनेरा। ठीक है, उसका पहला पॉइंट क्या है? दे आर, देखो एग्जाम में ऐसे लंबा शॉर्ट करना है, दे आर प्रोकैरियोट, आप लिखना है पूरा, दे आर प्रोकैरियोटिक। लंबा शॉर्ट है ना, मैं शॉर्ट में लिखा दे आर प्रोकैरियोटिक। एक लाइन काट के दूसरी बार लिखना। They are prokaryotes. Second, they are unicellular. पॉइंट ऐसे करने का नहीं करना है। यूनिसेल्युलर ऐसे लिखने का, ऐसे नहीं लिखने का। फिर थर्ड पॉइंट, they may have cell wall और may not have cell wall. उनके पास हो भी सकती है, नहीं, may and may not Sir, Have cell wall. have cell wall. समझ गए? इसमें एग्जांपल जो दिए, हाँ। फिर ये ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं, ठीक है? सर रोल नंबर का कि इसकी लेफ्ट कैसे मिलते हैं, मतलब ये दे कैन बी हेटेरोट्रॉप जिला वाक्य से जोड़ लिखना। बैलेंस में तो 4 पॉइंट और ऑटोट्रॉप्स। अब सुनो, वो मोनेरा वाले जीव जो खुद का खाना खुद ही किसी और से लेते हैं, उसमें आते हैं बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया आता है उसमें, एनाबीना। ओके, एनाबीना हो गया, उसमें बैक्टीरिया आ गया हमारे, ठीक है, बैक्टीरिया आ गए। ये वो वाले मोनेरा है जो हेटेरोट्रॉप है। अच्छा, अब वो वाले मोनेरा जो खुद का खाना खुद बनाएंगे, वो है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया या क्या नाम है? सर एलगी तो प्रोटीन टर्म भी दिया हुआ है एग्जांपल में। बेटा ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, एल्गी नहीं है, इसका नाम है ऐसा। समझ रहे हैं? सर वो एलगी पानी में होती है वही। सर मेरे कुत्ते का नाम हैरी है। सर उसका नाम हैरी कैसे? कोई इंसान है, नाम तो हो जाती है। सर ओए, तो ये मोनेरा हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे लिखना। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक।
आप बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? मेरे आने से पहले ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना? सॉरी। मान होगा कि मान ये दे बहुत ही जल्द आपके सरप्राइज तैयार रहना। कौन सा दिन वाला? दिन मैथ्स का दिन चैप्टर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आऊंगा सीधा पेपर लेके आऊंगा, फड़क चलो टेंशन नहीं है, कल ही होगा। ठीक है? बहुत ही जल्द होने वाला सर कौन से चैप्टर का होगा? है। ना चैप्टर बताऊंगा, मतलब सर